हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स होंगी। आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप अपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं सीबीएसई के, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ। आज बारी है किसकी? आज बारी है भाई साहब चैप्टर नंबर 6 की, क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले के चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज वन शॉट की बनी हुई है 23-24 के लिए, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है बेटा वो आप लोगों को कहाँ मिलने वाली है? जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है, इस पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। जो प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूं वो भी मिलने वाले हैं, प्लस आप लोगों को जो नोट्स हैं वो भी मिलने वाले हैं, भाई मैंने भेज रखे हैं, प्लस फॉर्मूला शीट, ये सब चीजें ये भी मैंने वहां पे भेज रखी हैं। तो आप लोग वहां से जो है एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना इसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर की बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि जो पीवाईक्यू की बुक है सर वो कौन सी लें। तो बेटा मैंने अपनी बुक बना रखी है, ठीक है, माई बुक। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, 2 बुक मिलेंगे, एक चैप्टर वाइज और एक इकट्ठे हैं, जैसा आपको सही लगे वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन कब आया था बेटा? हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये 2023 के अंदर आया था। कब आया था? 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देखो यार, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप एबीसी इज। क्या होगी इस लूप के अंदर, क्या डायरेक्शन है? अच्छा, सबसे पहले अगर ये नहीं दिख रहा तो ये मैं बता दूं कि ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बी लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर ब्लर हो रहा हो तो ये सी है। ठीक है, अब सुनो, उसने करंट पूछा है कि अगर भाई एक्स और वाई में से अगर करंट जा रहा है, अगर करंट जा रहा है तो इसमें कैसा डायरेक्शन आएगा, मतलब करंट की क्या डायरेक्शन आने वाली है। देखो यार, मान लेते हैं कि इसमें करंट इस साइड जा रहा है और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम खुद से मान रहे हैं इंक्रीजिंग है, कि करंट जो कैसा है वो इंक्रीजिंग है। भाई करंट अगर चेंज होगा तो तभी तो कुछ बनेगा, पड़ोसी वाला ये पड़ोसी तभी तो प्रभावित होगा। ठीक है, चलो तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो करंट है वो कैसा है भाई? इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अब करंट क्या बनाता है यार? फील्ड बनाता है। तो फील्ड की डायरेक्शन इस लूप में से कैसी होगी? बाहर आ रही होगी, है ना। इस लूप में कैसी होगी? बाहर आ रही होगी, ऐसे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक हो रहा है वो कैसा है? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है भाई? चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। और वो चेंज कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो इंक्रीजिंग को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? देखना, ध्यान से सुनना भाई, इसमें से फील्ड बाहर आ रहा है तो आपको इस डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखना है और अपनी फिंगर को ऐसे घुमाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा, एक डिक्रीज वाला भी अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए चेक कर लेते हैं ना। अब डिक्रीज, अगर करंट कैसा हो? डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा भाई? करंट कैसा हो? डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, ये तो पता ही होगा। अब फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? उसी डायरेक्शन में हमारे क्या आ जाए? उसी डायरेक्शन में हमारा अंगूठा आ जाए जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है, इस साइड। मतलब उस टाइम अगर मैं डिक्रीज बोल रहा हूं तो करंट कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इंक्रीज बोल रहा हूं, अगर मैं इंक्रीज बोल रहा हूं तो करंट मेरा कैसा आना चाहिए? ऐसे आना चाहिए, क्लॉकवाइज आना चाहिए। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है वो चेक करते हैं। ठीक है, देखो यार ध्यान से, अलोंग ए बी सी इफ डिक्रीजेज। देखो यार, ए बी सी, क्या जब डिक्रीज हो रहा था क्या ए बी सी था? नहीं, तब तो नहीं था यार, तब तो क्लॉकवाइज है ना। तो इसका मतलब वो ए सी बी है अगर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन गलत है। चलो, अलोंग ए सी बी इफ इंक्रीज, भाई जब इंक्रीज हो रहा है तो करंट कैसा है? ऐसे है, मतलब ए बी सी है, तो ये ए सी बी लिखा हुआ तो ये भी गलत है। अलोंग ए बी सी इफ
कांस्टेंट, अरे भाई कांस्टेंट हो गया फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो अलोंग ए बी सी इफ इंक्रीजेस, अलोंग ए बी सी, और ये कब है, जब इंक्रीजिंग था, जब करंट कैसा था भाई, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी है, ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के पास। क्लियर, चलो छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2023 में आया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के नीचे या साइड में दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया है, किस ईयर में आया है। चलो यार ध्यान से देखना, स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो साइड्स हैं, मान लेते हैं साइड्स एल हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके पास कितनी टर्न्स है, हैविंग 100 टर्न्स। कितनी टर्न्स है बेटा जी, 100 टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को कैसे शो करते हैं, एन से, या आप स्मॉल एन लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है, बट वहां पे मेंशन कर देना कि स्मॉल एन क्या है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हमने माना है, जो कि कितने हैं भाई साहब, जो कि हमारे पास 100 है, 100। ठीक है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बदल रहा है। डीबी बाई डी टी में बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 टेस्ला, नीचे है सेकंड, टाइम है ना, टाइम को सेकंड में लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि स्क्वायर शेप्ड कॉइल है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे भाई एक कॉइल है, ऐसे ये एक कॉइल है। ठीक है, और इस कॉइल के अंदर यहां पे इसको जो फील्ड मिल रहा है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इसमें जो फील्ड है वो कुछ ऐसा है, आप बोल सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, ठीक है, ये आप लोगों को बताना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा भाई, ध्यान से सुनना, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय में डी टी आप लोग लिखोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब फाई अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, तो फाई कैसे लिखा जाता है, बी डॉट ए से लिखा जाता है, इसको मैं बी ए कोस थीटा लिख दूं। ठीक है जी, अब यहां पे एक बात मुझे बताओ यार, इसका जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना है, सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी समझाया हुआ, एरिया वेक्टर या फील्ड इन्होंने क्या बोला भाई, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है। अब तुम यहां पे क्या करना, अगर तुमने क्रॉस माना है तो भाई उसी डायरेक्शन में मान लो, क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला ना कि इसके अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है फील्ड, तो हम इसको या तो डॉट कर सकते थे यहाँ पे, या तो हम इसको डॉट कर सकते थे। ठीक है, या सुनो, अगर क्रॉस किया है तो अब ए भी उसी साइड मानो, सिंपल है। ठीक है, चलो, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में, तो वो क्या करो यार, सीधा यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो कि भाई ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, डॉट बना के, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, चलो जी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंपल सी बात है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया कहाँ होगा, एरिया वेक्टर टू द ऑब्जर्वर, मेरी साइड तो उसी साइड आ रहा है, तो थीटा इज 0। अगर क्रॉस मानते तो उस साइड से देखते, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, बस ये लिखा है, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब cos 0 अगर लिखूंगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू कितनी आने वाली है, बी ए आने वाली है। ठीक है, इसके अंदर मैं रखता हूं, ई के अंदर अब मैं रख दूंगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, फाई की वैल्यू रख दो, तो माइनस फाई की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो यहाँ पे बनेगा डी बाई डी टी, यहाँ पे बन जाएगा बी ए। क्या बदल रहा है यार, इसने खुद बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, इसने खुद बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो एरिया कांस्टेंट होगा। चलो जी, एरिया बाहर लिख लिया, माइनस ए डी बी बाई डी टी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास ई का फॉर्मूला आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है, सारी वैल्यू किस में भाई, पॉजिटिव में है, तो अब सिंपल सी है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो आप, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए डी बी बाई डी टी आप लोग लिखोगे, तो ए की वैल्यू कितनी है यार, एरिया ये रहा, कॉइल का एरिया अगर हम निकालेंगे, स्क्वायर शीट है, स्क्वायर कॉइल है, तो अब क्या करो, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आने वाला है, 10 इंटू 10 इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन मीटर बनाने के लिए नीचे मैं 10 रेज टू पावर 4 लगा देता हूं।
क्यों सर? क्योंकि देखो ना बेटा, 10 के नीचे 100 लगाना पड़ेगा, फिर 10 के नीचे 100 ऐसे ही तो लिखोगे, तो ऊपर मैंने 100 कर दिया, नीचे 10 की 4 कर दी। साथ में क्या है, डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये बनेगा 10 माइनस, एक मिनट, 10, ये 2 है, माइनस हो गया 4, सही है। चलो जी, तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है आप लोगों के पास, 10 रेज टू पावर माइनस 2 आने वाला है। ओके, कुछ और चीज तो नहीं है भाई, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स भी है यहाँ पे, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है यहाँ पे, तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे ना, एन आ जाएगा साथ में, एन आ जाएगा, यहाँ पे भी एन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें भी आप एन मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही दिक्कत है, आप एन मल्टीप्लाई कर दो, तो एन कितने हैं, 100, तो ये कितना होगा, 10 माइनस 2 प्लस 2, क्योंकि ये 10 रेज टू पावर प्लस 2 है ना, तो पावर बेस अगर सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। देखो यार, ये जो 100 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस 100 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 लिख दूं, तो बेस सेम पावर ऐड। अब यहाँ पे जो पावर बनेगी वो बनेगी 0, किसी की पावर 0, तो इसका मतलब आंसर इज 1। तो 1 कौन सा है, 1 आप लोगों के पास ये रहा, आंसर इज डी, ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यस और नो, जल्दी से एक बार देख लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है देखो, और ये क्वेश्चन ना 2014 में भी आया और उससे बाद के ईयर्स में भी आया हुआ है, तो ये एनसीईआरटी का होने की वजह से मैंने इसको रखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड है आप लोगों के सामने है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो क्रॉस दिखा रखा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ओके। ए फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इरेगुलर शेप, ये एक इरेगुलर शेप की फ्लेक्सिबल वायर है, ये इरेगुलर शेप की फ्लेक्सिबल वायर है भाई साहब, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एज शोन इन द फिगर टर्न्स इनटू ए सर्कुलर शेप, इस इरेगुलर शेप को किसमें टर्न किया जा रहा है भाई साहब, सर्कुलर शेप में। सर्कुलर शेप कौन सी है, जो ये डॉटेड बने हुए हैं, ये जो डॉट बने हुए हैं, डॉट, ये सर्कुलर शेप में इसको ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो जी, आपकी बात मान ली कि ये ऐसे बन जाएगा। शेप व्हेन प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन, वो बता दिया, और प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द वायर। इस वायर के अंदर आप लोगों को क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है करंट की, बहुत आसान है। देखो, जब इस वायर को हम बड़ा कर रहे हैं, बड़ा मतलब इसको सर्कुलर शेप दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या हो रही है भाई, इंक्रीजिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसको सर्कुलर शेप दे रहे हैं तो एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, तो उससे क्या है, जो फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही है वो इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करना है, फ्लक्स को डिक्रीज करना है, कौन से फ्लक्स को डिक्रीज करना है, जो अंदर जा रहा है, अंगूठा आपकी तरफ, तो डायरेक्शन होगी भाई इसके अंदर कैसी, डायरेक्शन आने वाली है इसके अंदर ऐसी, ऐसी, ठीक है, ऐसी। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आने वाली है बी, बी ए डी, बी ए डी, उसके बाद यहाँ पे सी, और फिर से उसी लूप पे पहुंच गए बी, तो ये डायरेक्शन आने वाली है। सिंपल वही है, सारा तरीका वही, आपको लेंज लॉ यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को ये करवा दिया, और ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क, वन ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ एल्यूमिनियम, दो डिस्क हैं, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, एक कॉपर की और एक एल्यूमिनियम की है, आर रोटेटेड अबाउट देयर जियोमेट्रिकल एक्सिस विद द सेम एंगुलर स्पीड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन्स। मतलब दो हमने क्या बनाई यहाँ पे भाई साहब, डिस्क बना दी, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, ये हमने डिस्क बना दी, ठीक है, ये हमने डिस्क बना दी, ठीक है, एक मिनट, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ये दो डिस्क बना दी, दोनों भाई साहब किस चीज की हैं, अच्छा दोनों अलग अलग मटेरियल की है, ये कॉपर की है और ये एल्यूमिनियम की है, किसकी, एल्यूमिनियम की है ना, हाँ एल्यूमिनियम की,
चलो, अब ये बात भी मान ली भाई कि एक कॉपर एक एल्यूमिनियम। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई इनको घुमाया जाता है इनके एक्सिस पे, इनको घुमाया जाता है इनके एक्सिस पे कितने स्पीड से, ओमेगा स्पीड से। इसको भी घुमाया जाता है ओमेगा स्पीड से। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर जा रहा है तो इसके साथ भी अंदर जा रहा है। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बी है और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब ये बोल क्या रहा है, कंपेयर द इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट इन द डिस्क। यार मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये डिस्क जो है रोटेट कर रही है। ठीक है, मान लिया। अब ध्यान से सुनना यार, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है और सेम किस में रखी हुई है, सेम स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो सेम होगा। भाई जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो सेम होएगा या नहीं होएगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होने वाला है भाई, सेम होने वाला है। यस और नो भाई, फ्लक्स चेंज होने की जो रेट यहाँ पे है वही यहाँ पे होगी, तो इसलिए यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेम होगा। ठीक है सर। अब इन्होंने बोला कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन डिस्क बिटवीन इट्स सेंटर एंड एज, मतलब सेंटर एंड एज इनके बीच में आप लोगों को बताना है। ठीक है, करंट। अब सिंपल सी बात है यार, ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है तो करंट बनेगा। तो मैंने लिखा कि करंट का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में हम रेजिस्टेंस लिख देते हैं। करंट तो तभी बनेगा ना, हम क्या लिख देते हैं, रेजिस्टेंस। तो भी यहाँ पे देखो यार होगा क्या, अब ईएमएफ दोनों में सेम इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ दोनों में सेम इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे करंट भी सेम हो जाएगा, नहीं भाई। अब एक यहाँ पे कैसा है, कॉपर का है, एक यहाँ पे भाई एल्यूमिनियम का है। एक किस चीज का है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एक किसका है, एल्यूमिनियम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर जो होगा वो कम होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वो जो होगा वो कम होगा किससे, एल्यूमिनियम से। यस और नो, हाँ जी बताओ यार जल्दी से। ये कॉपर कर देते हैं हम, ये वाला एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट भाई अगर नीचे का फैक्टर कम है तो करंट किस में ज्यादा हो रहा है, कॉपर में ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड होता है कि भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करना था, सिर्फ ये आप लोगों को बताना था। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें थोड़े ही हैं, छोटे से ही हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। अब ये छठा क्वेश्चन कई बच्चे छोड़ सकते हैं कि भाई ये तो मोशनल ईएमएफ पे है। भाई तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो है, आपके कोर्स के अंदर सीबीएसई के अंदर लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वहां पे मेंशन नहीं करा है कि आपको मोशनल ईएमएफ नहीं करना है। ठीक है, और नई एनसीईआरटी में है मोशनल ईएमएफ, तो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो मोशनल ईएमएफ के यार दो फॉर्मूले हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। एक होता है E इज इक्वल टू बी वी एल, मतलब आप इसकी एक जर्नल इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ये जर्नल फॉर्म है, इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। यार ये होता है जब कोई कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जब कोई रोटेट करता है, जब रोटेट करता है तो ई की वैल्यू होती है हाफ बी ओमेगा और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, चलो यार अब इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। ए मेटेलिक रोड पी क्यू, ये एक मेटेलिक रोड है पी क्यू जिसकी लेंथ है एल, इसको एल बना लो। ठीक है, इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। ये ऐसे इसमें से एक्सिस जा रहा है, इसमें से एक्सिस ऐसे है, ऐसे। अब ये ऐसे घूम रही है, ये एरोस जो बने हुए हैं भाई, ये एरो बने हुए हैं, देखो यहां से यहां एक एरो बना हुआ है, यहां से यहां एक एरो बना, तो ये ऐसे घूम रही है विद वेलोसिटी ओमेगा के साथ। ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी as shown in the figure. What is the potential difference developed between the two ends of the rod P and Q? ठीक है, दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ना आप एक सिंपल सा काम करो, आप एक काम करो, पहले इसको ऐसे लाइनें लगा लो।
ठीक है, इधर वाला हम बोलेंगे पॉजिटिव, इधर वाला हम बोलेंगे नेगेटिव। मतलब इसकी पूरे की लेंथ l है, तो इसका मतलब यहां तक लेंथ कितनी हुई l/2, यहां तक लेंथ कितनी होगी -l/2, ऐसे मान लेते हैं -l/2। क्लियर है भाई, एक नेगेटिव में जा रही है एक पॉजिटिव में जा रही है, आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं कि इतने से पोर्शन को कंसीडर करता हूं, इतने से पोर्शन को, ठीक है, सिर्फ इतने से पोर्शन को मैंने कंसीडर कर लिया। मैं पूरी डेरिवेशन टाइप बता रहा हूं तुम्हें, नहीं तो डायरेक्ट भी करा देता। इसको मैंने इतने से पोर्शन को पकड़ा और इसको मैंने लिख दिया कि ये कितना है dx है, ये कितना है ये dx है, ठीक है, समझो ध्यान से। अब यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया x। अब ये अगर ऊपर ऐसे घूम रहा है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये dx था यहाँ पे, ठीक है, अगर ये ऊपर घूम रहा है, ये छोटा सा पार्ट हमने जो माना है, क्या ये विद वेलोसिटी v के साथ ऊपर जाएगा, क्या ये विद वेलोसिटी v के साथ ऊपर जाएगा, यस और नो? हाँ जी, क्या ये विद वेलोसिटी v के साथ ऊपर जाएगा, यस और नो? जाएगा ना भाई, ठीक है जी, जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे इस छोटे से dx के लिए एक छोटा सा EMF बनेगा, जिसको मैंने लिखा DE, BVL वाला फॉर्मूला लगा लो, BV कितनी लेंथ है भाई साहब, लेंथ कितनी है dx लेंथ है, कितनी लेंथ है dx लेंथ है। बस ये आपका काम यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, v इज द लीनियर वेलोसिटी, बट यहाँ तो ओमेगा का बात करी गई है ना, तो ओमेगा में कन्वर्ट कर देते हैं। v क्या होता है भाई, ओमेगा r होता है, r मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और वो कितना माना है, x माना है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ओमेगा x कर देते हैं। बात खत्म हुई, अब ये इजी हो गया, तो ये बनेगा यार DE इज इक्वल टू बी, v की जगह आ गया ओमेगा x dx। अब आप क्या करो, टोटल EMF निकाल दो, तो इसके लिए इंटीग्रेट कर दो, 0 E, भाई पहले 0 है EMF, बाद में EMF इंड्यूस हो रहा है, उसको नाम E दे दिया। अब ये लेंथ कहां से कहां तक है भाई, यहां से यहां तक है, ये जो dx हम ले रहे हैं, x dx जो हमने लिया है, ये कहां से कहां तक, l/2 और इधर -l/2, ठीक है। तो ये पूरी रोड के लिए बात कर रहे, तो ये हमारी लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट, l/2 l/2। चीजें आप लोगों को तब समझ में आएंगी जब आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, वन शॉट ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लो यार, पढ़ना शुरू कर दो। तो यहाँ पे अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी करेंगे तो E बन जाएगा, इधर B यार कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया, ओमेगा सेम क्या है यहाँ पे, एक मिनट, ओमेगा इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वही ओमेगा है तो वो तो सेम ही रह रहा, तो वो भी बाहर आएगा। तो अंदर इंटीग्रेशन हुई x dx की, जो कि -l/2 से l/2 होगी, ठीक है। x dx की क्या करेंगे इंटीग्रेशन, वो कितनी बनेगी भाई, वो बनेगी यहाँ पे b हो गया, ये ओमेगा हो गया, और ये बनेगा x² बाय में 2, लिमिट आ गई -l/2 से l/2, ठीक है। अब आप इस पे यार लिमिट लगा दो, सिंपल सा तरीका है, आप इस पे लिमिट लगा दो। कैसे लगाएंगे लिमिट, लिमिट लगाएंगे b बाहर, बाहर ये हो तो ओमेगा 2 को यहां रख लो, अब इसको लिमिट लगा दो, अपर लिमिट जहां पे x² है वहां पे l² आ जाएगा, l² बाय में 4 माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी l² बाय में 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो EMF जो इंड्यूस होगा वो 0 होगा। कितना होगा भाई, 0 होने वाला है। लगाने को हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट उसमें जब आप लोगों को चीजें लिखनी पड़ती फिर वो तुम्हें समझ नहीं आती, ठीक है। लगाने को हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, V/R करते, R एक ऊपर से कैंसिल हो जाता, तो फॉर्मूला यही आता जो हमने यूज किया है लास्ट में, ठीक है, मतलब ये वाला। चलो यार, तो ये क्वेश्चन हुआ, EMF इंड्यूस हो गया है, इन्होंने यही पूछा था, EMF इंड्यूस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यही इंड्यूस हो रहा है, जो कि कितना है, 0 है भाई साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया है, क्या कहता है ये 19 वाला क्वेश्चन, क्या कहता है ये 19 वाला क्वेश्चन। चलो यार, इन्हें सीलिंग फैन, एक सीलिंग फैन है, छत वाला पंखा है, मैं उसको बना देता हूँ छत वाले पंखे को, ठीक है, छोटू सा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, और इनसे लगे हैं भाई साहब ऐसे फैन नहीं, इसकी आर्म्स लगी हुई हैं, ठीक है
ठीक है जी, ये आर्म्स लगी हुई है, ठीक है, ये पंखा बना दिया। ईच ब्लेड रोटेट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, मतलब यहाँ पे जो रेडियस है भाई वो दे रखा है 0.5 का, बात ही खत्म हुई। ईच की बात करिए ना तो सारे जो घूम रहे हैं वो एक सर्कल बना रहे हैं, पंखा घूमने से जो सर्कल बन रहा है वो उसका रेडियस कितना है 0.5 मीटर है। ओके, इफ द फैन मेक्स 2 रोटेशन पर सेकेंड, फैन मेक्स 2 रोटेशन, 2 रोटेशन, 1 2, मतलब ध्यान से सुनो ये क्या कहना चाहता है भाई, 2 रोटेशन पर सेकंड कर रहा है। 2 रोटेशन, यहां से क्या हमें मिला है, क्या पता लगा है, मैं बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। 2 रोटेशन पर सेकंड इसने बोला है, तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि ये 2 चक्कर लगा रहा है। 2 चक्कर मतलब 2 इंटू 2 पाए, कितनी देर में, 1 सेकंड में भाई साहब, 1 सेकंड में लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 चक्कर लगा रहा है, कितनी देर में लगा रहा है, 1 सेकंड में। ये देख ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता भाई, ऊपर ओमेगा, सॉरी ऊपर 2 पाई नीचे टाइम, ऊपर 2 पाई नीचे टाइम, तो ये कौन हो गया, ये ओमेगा हो गया या नहीं हो गया, पहले मुझे ये बताओ। तो हमारे पास ओमेगा दे रखा है, ऐसे निकल गया। चलो जी, अब इन्होंने बोला कि एंड द वर्टिकल कंपोनेंट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब फील्ड, फील्ड, फैन ऐसे घूम रहे हैं, फील्ड, ठीक है। चलो जी, तो फील्ड कितना दे रखा है, बी दे रखा है भाई साहब कितना, 8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द इनर एंड द आउटर एंड्स ऑफ द ईच ब्लेड, यहां से लेके यहां के बीच का हर एक, ईच का मतलब अकेले का निकालना है, प्रत्येक का निकालना है, तो वो आपको ईएमएफ पता होना चाहिए। जब भी कोई रोड घूमती है भाई मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी कोई रोड घूमती है तो उस पर जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वेयर। तो बस, तो ई इज इक्वल टू कितना है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वेयर, तो हाफ लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 8 इंटू 10⁻⁻5 है, साथ में ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई, ठीक है, नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और आर का स्क्वायर, आर इज कितना 0.5, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास। आप इसको ऐसे करो, देखो 0.5 को मैं 5/10 लिख दूं, ठीक है, दूसरा 5 इज 5/10, तो ये 25/100 लिख दो आप, 25/100 ऐसे लिख दो, 25/100, तो मतलब इसको आप 1/4 लिख दो, क्या ही दिक्कत है। और 1/4 में आप क्या करो, इस 4 को इस 4 पाई के 4 से कट कर दो, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, ठीक है। और इसको भाई साहब इससे कट किया, तो मेरे पास बन रहा है 4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻5, ये बन रहा है। अब 4 पाई का मतलब 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो यार इसको, 1 मिनट हमारा कैलकुलेटर ले लेते हैं। चलो चलो यार, तो इसमें देखो ध्यान से, इसको करेंगे 3.14 इंटू 4 इस 12.56, यही होगा ना, 4 इंटू 3.14 इस 12.56, 12.56 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, ठीक है। तो ये है भाई साहब आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर। अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहा है। देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया, लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया उसमें पूरे की बात करी थी, अगर वो यहां से बात करता तो अलग होता, मतलब अगर रोड सिर्फ इतनी दी होती तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते, बट यहाँ पे पूरी रोड की बात कर दी थी तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाया था हमने, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम एंड एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली। सबसे पहले बात, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप है, और वो लूप और फील्ड के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा, मतलब भाई यहां पे मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें यहाँ पे लूप रखा हुआ है। अब वो स्क्वायर लूप है या सर्कुलर है उसने कुछ नहीं बताया, बस हमने मान लिया कि स्क्वायर होगा या सर्कुलर होगा, कुछ भी रख दिया।
भाई ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बोले कि इसको रिमूव कर रहे हैं। अगर इसको रिमूव कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि यार इसके साथ जो फील्ड लाइंस लिंक हो रही थी, अगर रिमूव करोगे, बाहर लाओगे तो वो कम होंगी और एक टाइम पे आके जीरो हो जाएंगी। तो ईएमएफ क्या होगा, जो इंड्यूस होगा वो कम होगा और एक टाइम पे ईएमएफ जीरो होगा, मतलब करंट जो बनेगा वो कम होगा और एक टाइम पे वो जीरो होगा। ठीक है जी। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप विद टाइम इज शोन इन द फिगर। और यहाँ पे इन्होंने करंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन भी दे रखा, मतलब ग्राफ दे रखा है किस तरीके से होगा। टाइम के साथ साथ जब लूप बिल्कुल बाहर आ चुका है तो करंट जीरो हो चुका है। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ है करंट, कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू है स्टार्टिंग में जब वो बाहर नहीं आया था, बट टाइम के साथ जब उसको लूप को बाहर ले आए तो करंट जीरो हो गया। ठीक है। अब यहां पे उन्होंने पहले पार्ट में क्या पूछा है, टोटल चार्ज पास्ड थ्रू द लूप, टोटल चार्ज निकालना है। तो देखो यार, अगर तुम्हें टोटल चार्ज निकालना है तो तुम क्या करंट को ऐसे लिख सकते हो कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई में डी टी, और डी क्यू को मैं लिखूं तो ऐसे कर सकता हूं आई डी टी। यस और नो, कर सकता हूं ना। अगर मुझे इसको भाई साहब टोटल निकालना तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पे मैं क्यू बन जाएगा और ये बन जाएगा आई डी टी। हो गया ये वाला रिलेशन क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा। या फिर तुम सीधा ये बोल सकते हो कि भाई ये जो आई और डी टी है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यहाँ पे आई एंड डी टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एरिया निकाल रहे हो। किसका, इस कर्व का, इस कर्व का आप एरिया निकाल रहे हो। और ये कैसा है भाई, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व वो बता सकते हैं भाई, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें टोटल चार्ज निकालना है, पहले के लिए मैं बात कर रहा हूं, पहले के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, अगर तुम्हें टोटल चार्ज निकालना है तो तुम्हें क्या करना होगा, ध्यान से देखना। एरिया अंडर द कर्व, एरिया किसका, ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा भाई, हाफ बेस कितना है, यहाँ पे ये देखो ये जीरो से शुरू होके 1 तक जा रहा है तो 1 माइनस जीरो 1 आ जाएगा, इनटू में ये 0 है, ये 0.4 है तो फाइनल माइनस इनिशियल 0.4। ट्रायंगल का एरिया निकालना तो आता है ना भाई। ठीक है, चलो इसने इसको कट कर दिया तो ये 0.2 हो गया, मतलब यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो 0.2 कूलम आ चुकी है। यस और नो, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है भाई, वो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब आपको बोल रहा है कि डेल फाई निकाल दो, क्या होने वाला है, तो भाई वो सिंपल सा डेल क्यू, साथ में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, साथ में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। सर कैसे आया ये फॉर्मूला, अरे भाई पहले भी मैंने करवाया, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तुम्हें पता है कि आई क्या होगा, अच्छा ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी होगा, ये तो तुम्हें पता ही है, पता ही होगा। चलो जी, ई की वैल्यू क्या है, ई को आप कैसे लिख सकते हो, ई इज वट आई इंटू में आर लिख सकते हो, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, आई को कैसे लिख सकता हूं मैं, डी क्यू बाई में डी टी से लिख सकता हूं, तो डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू आर, मतलब चेंज इन चार्ज, मतलब जो चार्ज है साथ में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हुआ, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी, तो चार्ज कितना आया भाई हमारे पास, ये रहा टोटल चार्ज पास थ्रू द लूप, वो आ चुका है 0.2। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है रेजिस्टेंस लूप का, तो 10 लगाया, इस 0.2 का 10 नीचे लगा दिया, ये से कट, तो 2 आ गया है भाई हमारे पास किसका आंसर, फ्लक्स का आंसर आ चुका है। जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे, क्या समझ में आई बात। भाई ये फ्लक्स निकाल दिया ना, चेंज इन फ्लक्स 2 आ गया है, कौन सा फ्लक्स है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप वेबर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। अरे भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है और ये 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो भाई फाई क्या होता है, बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए होता है ना। अब ध्यान से सुनना सभी कि भाई बी डॉट ए अगर है तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो कोस थीटा बनेगा, और अभी हमने बात करी थी कि भाई ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब लूप को अगर देखें, उसका एरिया वेक्टर देखें और मैग्नेटिक फील्ड देखें, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, क्योंकि आप एरिया वेक्टर अपने हिसाब से मान सकते हैं कि ऑब्जर्वर की साइड मान लो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है, 0 डिग्री आने वाली है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होगी, बी ए होगी, और हमें निकालना है बी, जो कि कितना होगा 5 बाय में एरिया
तो यहाँ पे आएगा 5, आई कितना है, ये रहा 2, और एरिया कितना है भाई साहब, एरिया वो दे रखा, पहले उसको चेंज कर लेते हैं, किसमें, मीटर में बना लेते हैं, या यहीं पे बना लेना। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके लिए हम नीचे क्या करेंगे, 1 2 3 4 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यार 1 सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो अब 100 से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 10 की 4 चली गई ऊपर, यहाँ पे आ गई मतलब, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर दो, यहाँ से इसको रब कर दो, तो आपके पास क्या आएगा भाई, ये 0 से ये 0 कट चुका है, तो कितना आंसर हुआ, 2000, ठीक है। और क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे टेस्ला आ गया। क्लियर है, तो ये 2000 टेस्ला हमारा आंसर आने वाला है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, टू कॉइल्स C1 एंड C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2, भाई दो कॉइल हैं, अरे टाइमिंग क्यों चला दी हमने, अरे ये शेप लो, दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये रही, ठीक है, चलो एक कॉइल ये रही आप लोगों के साथ, ठीक है। दो कॉइल है, एक है C1 एक है C2, ओके बिल्कुल आसान है। द मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के पास है, द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 लिंक्ड विद द कॉइल C2 वेरीज विद द करंट I1, मतलब इसके अंदर कोई करंट I1 होगा, इसके अंदर एक करंट I1 होगा, तो इसके साथ जो φ2 है वो चेंज हो रहा है, इसके अंदर जो φ2 है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, आपको इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है, क्या होगी भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्यों, अरे भाई इसमें जा रहा है करंट, इसमें जा रहा है करंट, तो उससे इसके अंदर क्या जा रहा है, देखो इसमें अगर करंट है, उस करंट से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स लग रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब φ2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 करंट के, यही तो बोला है उसने, तो इसका मतलब φ2 इज इक्वल टू, आप I1 लिख दो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगी, M इज इक्वल टू φ2 बाय में I1 आएगी भाई साहब, ठीक है, ये आएगी। चलो अब आ जाओ ग्राफ के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, वैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, इस तरीके के ग्राफ को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप रेंज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, या सीधा ही, सीधा कैसे, मतलब जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, ऊपर क्या है, फ्लक्स चाहिए आप लोगों को, ऊपर फ्लक्स चाहिए, नीचे करंट, तो फ्लक्स करंट ये रहा, मान लो अगर मैं 6 पे चेक करूं, 6 पे 15 फ्लक्स है, यहाँ पे हो गया ऐसे, आंसर फिर भी सेम आने वाला है। देखो एक तो ये तरीका है, अब क्या करो, सीधा φ2 कितना है 15, करंट कितना उस टाइम पे 6, तो आप इसको करो, कितना आएगा, 5, तो ये 2.5 आ रहा है, ठीक है, 2.5 म्यूचुअल इंडक्टेंस से तो हेनरी आ जाएगा, हेनरी आएगा ना, ठीक है, 2.5 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रेंज के अकॉर्डिंग करूं, अगर इसको मैं रेंज के अकॉर्डिंग कर लूं, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे देखो भाई, अरे भाई ओपन, कि यहां का मैं चेंज निकाल लूं, तो 6 - 4 फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स तो ऊपर है ना, 15 - 10 फ्लक्स हो गया, नीचे करंट 6 - 4 फिर भी वही हो गया 5, नीचे 2, आंसर वही आ रहा है 2.5, कितना आ रहा है 2.5 हेनरी आ रहा है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो 2.5 हेनरी होगा। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला इसने, सेकंड क्वेश्चन बोला द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di1 by dt दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ 100 वोल्ट इन C2, पूछा क्या है भाई, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ di1 by dt, अच्छा di1 by dt आप लोगों को निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो E का फॉर्मूला होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, अगर मैं डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखूं, तो आप इसको लिखोगे M di1 बाय में dt लिखोगे डायरेक्ट, ठीक है। तो E बाय M करना है आप लोगों को अपना आंसर निकालने के लिए, आपको अपना आंसर निकालने के लिए सिर्फ E बाय M करना है,
तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है भाई यहाँ पे 100 वोल्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है, एम कितना है 2.5 आ रही है 2.5, तो इसने इसको कट किया, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 40 बन जाएगा, यस और नो, 40 बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 2.5 की एक 10 ऊपर लग गई तो 40 ही आएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, करंट है, di1/dt है, तो एम्पियर पर सेकंड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 40 एम्पियर पर सेकंड, किसकी वैल्यू di1/dt की वैल्यू 40 आ रहा है भाई साहब, 40 आ रहा है। तरीका बता दिया है, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो जाए तो तुम खुद से भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि तरीका यही है, सिंपल सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग ए करंट I2। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा चौथे चैप्टर में भी है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पूछा है यार, इस चैप्टर में दिया है बुक के अंदर, तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है जिसके अंदर करंट है I2, जिसकी साइड कितनी है ए है, और ये x डिस्टेंस पे किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर के पास रखा हुआ है, और ये कैरी करता है एक करंट I1, ये वाला। इन द फिगर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। ये क्वेश्चन आना चाहिए था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, बट बुक में दिया है तो भाई करवाई देते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखो भाई, इन्होंने पूछा है कि आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है लूप के ऊपर। सबसे पहली बात, यहां पे करंट ऊपर की तरफ है, यहां पे करंट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही होगी, यहां पे करंट ऊपर की तरफ है, इस ब्रांच में करंट ऊपर की तरफ है, तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स होगी। मान लो ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। इसने इस ब्रांच के ऊपर इधर फोर्स लगाई, इसके ऊपर इधर लगाई, क्योंकि इसमें क्या है भाई, करंट अपोजिट में है ना, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उधर भगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स माइनस होनी है, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए था, ठीक है। चलो, अब अगर दो कंडक्टर अगर होते हैं, सुनना ध्यान से, अगर दो कंडक्टर अगर होते हैं तो वहां पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला सिंपल होता है कि F इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट I1 I2, लेंथ होगी, नीचे होगा 2 पाई, उनके बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे F1 लिखना चाहता हूं, तो उसको लिखूंगा म्यू नॉट I1, इसके अंदर I1 करंट है, जहां पे F1 मैंने मेंशन किया वहां पे कौन सा करंट है, इस लूप के अंदर तो I2 करंट है, ठीक है। तो इस लूप के अंदर हुआ I2 करंट। लेंथ कितनी है भाई इसकी, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है A लेंथ है, तो इसको A लिखा, नीचे हो गया 2 पाई, ये कितना डिस्टेंस है भाई, x डिस्टेंस है, तो ये हो गया x, ठीक है। चलो, अब दूसरी फोर्स है F2, सेम फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट I1 I2, कितनी लेंथ पे लग रही है फोर्स, A लेंथ पे लग रही है, ये भी तो A ही लेंथ है, नीचे क्या आएगा 2 पाई। अब ध्यान से सुनना, ये है x, बट यहां तक जा रहे हैं तो x प्लस a लेंगे, तो यहां पे हो गया x प्लस में a, ठीक है। अब दोनों फोर्स कैसी हैं भाई, अपोजिट हैं, तो आप माइनस करिए F1 माइनस F2। आपने F1 ही क्यों माइनस किया, अरे भाई ये पास में है ना, इसके यहाँ ज्यादा फोर्स होगी, यहाँ दूर के, तो ये दूर ज्यादा, मतलब जो दूर है वो कम फोर्स है, तो बड़ी में से छोटी वाली माइनस कर देंगे, तो F1 माइनस F2, तो ये बनेगा म्यू नॉट I1 I2, और क्या आएगा, और तो यही है, कुछ नहीं है, A बाहर आ गया, नीचे इस 2 पाई, अंदर क्या आएगा 1/x माइनस 1/2 पाई, तो बाहर चला गया ना, तो x प्लस a आ गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2, a यहाँ पे पहले से ही है, 2 पाई, एलसीएम लिया हमने तो ये बना x प्लस a, ठीक है, और यहाँ पे आ गया x प्लस a माइनस यहाँ पे आएगा x, तो ये x से इस x को कट हो गया, तो ऊपर आप लोग क्या देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, a बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आया है नेट f का, वो आ चुका है म्यू नॉट I1 I2, a पहले से पड़ा और एक ये यहां से बचा, तो a स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया आप लोगों के पास 2 पाई, यहाँ पे कितना हुआ x प्लस a, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।
ठीक है, ये आप लोगों का भाई साहब आंसर है, सॉल्यूशन है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आना इससे पिछले चैप्टर में चाहिए था, मतलब चौथे चैप्टर में, बट यहाँ पे भी दिया हुआ था, तो मैं क्या करवा देते हैं। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। एक का रेडियस कितना है? एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर और एक का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। एक का रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे लगा लो इसको। चलो यार, चलो एक और बना लो। इसको बना लो, ग्रीन कर लेते हैं। चलो, अब ये बोला कि भाई एक का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और एक का जो रेडियस है वो है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। सर आपको क्या पता ये ऐसे बनेंगे? भाई उसने कंसेंट्रिक बोला ना, कॉमन सेंटर है, कॉमन सेंट्रिक, सेंटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली ही प्लेस किया हुआ उनको। ठीक है जी। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है अरेंजमेंट की। तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब आपको एक तरीके से फॉर्मूला बताना है, फाइंड करना है, वो भी मतलब डिराइव करना है एक तरीके से। चलो कर देते हैं। देखो यार, यहां पे कर क्या रहे हैं, आप बाहर वाली में से करंट दो या अंदर वाली में से करंट दो, रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यार इसमें से जो करंट है वो बाहर वाली में I2 करंट है, ऐसे। इसमें जो बाहर वाली का नंबर ऑफ टर्न्स है वो हम N2 मान लेते हैं। और वैसे तो सर्कुलर लूप ही बोला है, एक ही बोला है, तो कौन सी बड़ी बात होगी। इसमें से हम N1 मान लेते हैं और इसमें से जो करंट जाएगा वो N2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि I2 करंट अगर जा रहा है, I2 इसको 2 नंबर बोलो, इसको 1 नंबर बोल दो अंदर वाले को। ठीक है, अब I2 करंट अगर जा रहा है तो वो क्या बना रहा है यार? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है? भाई I2 करंट क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, जिसको मैंने नाम दिया B2 का। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड कोयले के सेंटर पे, अरे भाई बीच में कितना फील्ड होगा? बीच में सेंटर पे कितना फील्ड हो सकता है? अब एक का जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है, एक का 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटर पे फील्ड बता सकते हैं ना कि कितना होगा। तो सेंटर पे जो फील्ड होगा वो म्यू नॉट करंट अपॉन में 2 रेडियस होगा। रेडियस मतलब R2 बोल देता हूं मैं, क्या बोल देता हूं इसको? R2 बोल देता हूं, इसको R1 बोल देता हूं। ठीक है, बाद में लिख लेंगे वैल्यूज को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, चलो जी। अब I2 करंट से B2 बन रहा है और वो B2 किसके साथ लिंक हो रहा है भाई? इसके साथ लिंक हो रहा है, अंदर वाली के साथ। तो अंदर वाली के साथ जो फ्लक्स की लिंकेज हुई वो कितनी हुई? आप बोलोगे कि φ1 हुई। φ1 का फॉर्मूला क्या होगा? φ1 का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी से बताओ यार। फाइव क्या होता है? B इंटू एरिया होता है। किसका एरिया? अंदर वाले का एरिया। कितना है अंदर वाले का एरिया? पाई R1 स्क्वेयर है। और ये B कौन सा भाई? 2, क्योंकि इसी की वजह से तो बन रहा है, इसी की वजह से तो बन रहा है। चलो जी, φ1 की वैल्यू कितनी आएगी फिर? इधर लिख लेते हैं, इधर ही, चलो इधर लिख लेते हैं। φ1 की वैल्यू कितनी आएगी? B2 कितना है? म्यू नॉट I2, ठीक है, नीचे है 2R2, साथ में क्या है? पाई R1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यार कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी गई है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी गई है, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर देना। अगर नहीं करी गई है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन अभी सुनो, हमें निकालना है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है जी, तो अभी इसको हम कैसे निकालेंगे? 1 मिनट रुको, हम सिंपल एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में बना देते हैं इसको। तो नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे N2 मल्टीप्लाई कर दो, और अगर टोटल मैं निकालूं तो इसमें भी आप क्या कर दो? N1 मल्टीप्लाई कर दो। तो N1 मतलब आप इस फॉर्मूले में N1 मल्टीप्लाई कर दो। भाई टोटल, अगर मैं टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूँ, सारे टर्न्स मिला के निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे N1 क्या होगा? म्यू नॉट I2 पाई R1 का स्क्वायर, नीचे होगा 2R2। ठीक है, चलो ये आ गया, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
अच्छा एक चीज की कमी रह गई यहाँ पे, क्योंकि B2 को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया तो B2 में N2 है ना, तो यहाँ पे N2 भी लगा दो ना एक। चलो अब ध्यान से देखो यार, क्या चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब तुमने अगर इससे पहले वाला चीज देखी है, इससे पहले वाली चीज देखी है, ध्यान से सुनना। ये phi2 क्या होता है, Mi1, ठीक है, मतलब फाई एम आई ऐसे है। अगर मुझे m निकालना है म्यूचुअल, तो फाई बाई आई करना होगा, फाई बाई आई करना होगा, तो यहाँ पे फाई बाई आई कर दो, फाई ये रहा, आई ये रहा, तो φ1 बाय I2 ये बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका फॉर्मूला आ चुका है म्यू नॉट N1 N2 रेडियस, और सॉरी रेडियस नहीं, एरिया, जिसको πr1 स्क्वायर बोल दिया। नीचे आ गया आप लोगों के पास कितना, 2r2। तो भाई ये है आप लोगों के पास डायरेक्ट, ठीक है। वैसे यहां पे क्या था, अब डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो और सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब यहां पे कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, m लिखना है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, 4 पाई इंटू 10-7, ठीक है। N1 N2 यहाँ पे क्या है, 1 है भाई, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो N1 N2 यहाँ पे एक है, तो एक और एक मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, R1 का स्क्वायर है, यहाँ पे R2 दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब कि भाई पाई लिखेंगे, साथ में लिखेंगे R1 का स्क्वायर। R1 को पहले आप बना लो 1/100 कर लो, इसको 0.01 का स्क्वायर करना, आपको ये बात करो, ठीक है। चलो जी, तो ये हुआ 0.01 का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 20 को कन्वर्ट कर लो, तो 20 बाई में 100 करेंगे, तो ये इससे कट 0.2 आ गया, तो ये 0.2। बस सॉल्यूशन करना, बस सॉल्यूशन करना, आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को ये क्यों करके दिखाया, क्योंकि हमारे सिलेबस में ना ये डेरिवेशन नहीं दी हुई, बट बाई चांस अगर पूछ ली, बाई चांस अगर पूछ ली भाई साहब, यही वो बोलेगा ना कि कॉन्सेप्ट तो सेम है भाई, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला होता कैसे है, लगभग म्यूचुअल वाला ही है, म्यू नॉट N1 N2, यहाँ पे एरिया आता है, नीचे लेंथ आती है, बट यहाँ पे लेंथ की जगह क्या आएगा, बाहर वाली का जो रेडियस है वो 2 टाइम्स आएगा, बाहर वाली का रेडियस 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ द करंट पास थ्रू द आउटर लूप इज चेंज एट ए रेट ऑफ 5 एम्पियर मीटर सेकंड बोला हुआ है, चलो 5 नंबर तो ले लेते हैं, रेट ऑफ 5 एम्पियर मीटर 5 एम्पियर पर सेकंड आना चाहिए था। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन द इनर लूप, एज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इनर लूप टू बी यूनिफॉर्म। तो भाई आप लोगों को अब बताना है क्या, ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है, बता देते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू एम डी I1 नहीं है, बाहर वाले में क्या है, करंट है, तो I2 लिखो ना, इसको 2 लिखो, 2 बाय में dt, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, और ये करंट ईएमएफ किस में बनेगा, फर्स्ट वाले में। तो यहां से आपको m जो यहां निकालोगे वो यहां मल्टीप्लाई करना है, di/dt की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, कितनी है, 5 दे रखी है भाई, ठीक है। मतलब आपको 5 इंटू एम करना है, और m मैंने यहां पे बताया आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो 20% रह गया, वो आप लोगों को करना है, सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, जमा गुना करना रह गया भाई साहब, ठीक है, वो आप लोग करोगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, जिसके टर्न्स कितने दे रखे हैं भाई, n इज इक्वल टू दे रखा है 600 इन 108 मिली हेनरी, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस भी दे रखी है 108 मिली, मतलब 10-3 लिखेंगे हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग, अच्छा ये पहली कंडीशन दे रहा है कि जब N1 टर्न है तो L1 इतना है। अब टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 500 टर्न्स अगर हैं तो L2 कितना आएगा, विद द सेम लेंथ, सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम। तो इसका मतलब अगर मैं L का फॉर्मूला लिखूं, जो कि क्या होता है, म्यू नॉट N स्क्वायर A/L। अब ये बोल रहा है कि भाई सेम लेंथ है, सेम लेंथ है नीचे वाला, सेम रेडियस है, तो एरिया सेम होगा, ठीक है। म्यू नॉट अपने आप में कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप N स्क्वायर लिख सकते हो, बात ही खत्म हुई, इसको यूज कर लो, बस हो गया काम। तो हमें निकालना है L2, तो L2 इज इक्वल टू 500
का स्क्वायर, ठीक है। नीचे L1 यहाँ पे 600 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना 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 कितना, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 36, साथ में आ जाएगा L1, तो ये बना 25 बटा में 36, 108 मिली, मतलब 10-3, सॉल्व कर लो, ये बनेगा 3, इसको कट कर देगा, तो ये 75 मिली हेनरी आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ये 75 मिली हेनरी आना चाहिए। तो 75 मेरे ख्याल से डी आंसर है इसका। कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। 25 या 75, हाँ यही आएगा। क्वेश्चन आप लोगों का 21-22 में आया था ये। तीसरा है स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। तो भाई प्रिंसिपल क्या होता है एसी जनरेटर की वर्किंग का? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? ईएमआई ही तो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि जब किसी कॉइल के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। तो वहां पे उसके अंदर क्या बन जाता है? एक ईएमएफ आता है जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं, और उससे करंट बनता है, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स वर्किंग, आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है, एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। तो भाई ब्रीफली के लिए आप सिंपल सी बात करो कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये नॉर्थ बनाया, ऐसे बनाओ, ये नॉर्थ बनाया, ये साउथ बनाया, ये कॉइल ली, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। इससे आगे यहाँ पे क्या होते हैं? स्लिप रिंग्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होते हैं? स्लिप रिंग्स होते हैं। ये S1 S2 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और इनसे आगे लगे होते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। क्या लगे होते हैं? कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो सप्लाई देने के काम आते हैं, आगे कनेक्शन करने के काम आते हैं। और इनका जो मूवेबल कॉन्टैक्ट रखने के लिए S1 और S2 काम आते हैं, स्लिप रिंग्स, ठीक है। इनसे आगे लगा होता है एक लोड रजिस्टर R, इनसे आगे लगा होता है एक लोड रजिस्टर R, ठीक है। ओके बेटा, चलो जी। अब होगा क्या कि अगर ये कॉइल भाई घूमेगी ओमेगा से, अगर ये कॉइल घूमेगी ओमेगा से, अब है क्या? इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, N और S, मतलब इधर से फील्ड जाके उधर जा रहा है। अब उसमें आप एक कॉइल है, ठीक है, उसको आप बार बार घुमा रहे हो। अब उसको बार बार क्या कर रहे हो? घुमा रहे हो। तो इस कॉइल के साथ लगने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ बनेगा भाई, प्रोड्यूस हो जाएगा। उसमें ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाई बाय में डी टी होता है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू में एरिया, बी इंटू में एरिया। या फिर ऐसे बोलो, हमें तो पूरा फॉर्मूला बनाना है, तो आप इसको बी डॉट ए की जगह आप इसको लिखो बी ए कोस थीटा लिख दो, ठीक है। और थीटा यहाँ पे क्या है? क्योंकि ये भाई घूम रहा है और ओमेगा के साथ घूमता है, तो यहाँ पे ओमेगा टी लिख देंगे हम, मतलब थीटा की वैल्यू इज ओमेगा टी, ठीक है। ये आ जाएगा, मतलब पाई जो है यहाँ पे बी ए कोस ओमेगा टी है। तो ई में रख दो भाई इसकी वैल्यू, ई में रखते हैं तो माइनस डी बाय डी टी, और यहां पे आ जाएगा बी ए कोस ओमेगा टी। अब इन चैप्टर्स के अंदर, मतलब इन वन शॉट में पी वाई क्यू के जब वन शॉट हम कर रहे हैं यार, तो थोड़ा सा मैं जल्दी करवाता हूं। क्यों करवाता हूं? कि मुझे लगता है कि वन शॉट तुम देख के आए हो, वन शॉट जरूर देख लिया करो, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं करवाता हूं ना, सारी मैंने अपने वन शॉट में कवर करी है। थ्योरी सिलेबस वहां से पढ़ो और यहां पे आके क्वेश्चन करो। अब ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, क्या यहाँ पे बी चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा। क्या यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है कॉइल का? यार उतना ही एरिया है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन में पहले, सबसे पहले आप बी को बाहर निकाल रहे हो, ए को बाहर निकाल रहे हो, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसकी? कोस की, कोस ओमेगा टी की। अगर डिफरेंशिएशन आती है तो ये सिंपली आप कर दोगे क्या? माइनस बी ए, साथ में माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में ओमेगा, ऐसे कर दोगे। यस और नो? हाँ जी, कर दोगे। तो आप माइनस माइनस प्लस करो तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है? ई की वैल्यू आ रही है ओमेगा, या सीधा लिखो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी,
ठीक है, ये इंस्टाटेनियस वैल्यू है। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर बोले हूं और एन टर्न्स अगर मैं बात करूं भाई, जो आर्मेचर कोयल है अगर उसमें एन टर्न्स आ जाए तो इज इक्वल टू हम एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखते हैं। कितना लिखते हैं? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो जी, तो यही इसने पूछा था, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टाटेनियस। ये इंस्टाटेनियस वैल्यू है। मैक्सिमम की बात पूछता तो हम साइन ओमेगा टी को 1 कर देते और उस टाइम मैक्सिमम ये आ जाता। क्लियर है? उस टाइम मैक्सिमम ये आ जाता। तो एक सिंपल सा टॉपिक था और ये 2023 में क्वेश्चन आया भाई, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब 24 में देखते हैं तुम क्या तीर मार के आते हो। चलो अच्छा, ये खाली ओके। तो अभी जनरेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन लास्ट वाला है, ये वाला है। ये जरूर आप लोगों ने खुद से करना, ये एज ए होमवर्क है भाई साहब। ठीक है, चलो। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है भाई साहब आप लोगों के पास आर कितना दिया इन्होंने? 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लो तो 10 के नीचे 100 लगाएंगे, 0.1 मीटर हो गया। 20 टन इसके कॉइल के अंदर क्या है? 20 टन है, तो एन की वैल्यू हो गई 20। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर। इसको ऐसे घुमाया जाता है, मतलब कोई कॉइल है ऐसे, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, डायामीटर है, और इसको ऐसे घुमा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे घूम रही है। ओके जी। विद एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। ओमेगा इज कितना? 50 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, चलो जी। इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब कोयल ऐसे है भाई, वो ऐसे घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉमन सी बात है उसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई कितनी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला हो गई। ठीक है, बी भी दिया हुआ आप लोगों के पास। कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल। देखो यार, अभी तुम ईएमएफ का एक वैल्यू निकाल के आए थे, एक्सप्रेशन निकाल के आए थे, जो था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमें निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी भाई? ये मैक्सिमम वैल्यू तब हो सकती है जब साइन ओमेगा टी को हम 1 कर दें, तो उस टाइम मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि होगा एन बी ए ओमेगा। ये तो होगा। चलो पुट कर दो। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू हमारे पास है भाई साहब कितनी? 20। ठीक है, कितनी है? 20 है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 × 10⁻² है। 3 × 10⁻² है। एरिया की वैल्यू कितनी है भाई साहब? एरिया की वैल्यू, एरिया हमने निकाला नहीं है। सर्कुलर कॉइल है तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो पाई इंटू में आर, आर मतलब 0.1 इंटू 0.1। रेडियस तो यही दे रखा ना, रेडियस यही दे रखा है। ठीक है, तो 0.1 बना लिया तो 0.1 हो गया। ठीक है, और साथ में ओमेगा, ओमेगा कितना है? 50। ओमेगा कितना है भाई? 50 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करें? इस 0.1 का जो है हम 1/100 कर दें, 1/100 लगा देते हैं। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास आ रहा है 3 और 2 6 हो गए, 6 और 5 30 हो गए। 30 पाई इंटू में 10⁻²। ठीक है, तो 30 पाई 10⁻² को मल्टीप्लाई कर लो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 30 पाई/100 कर दो। आपने इसको कट कर दिया, मतलब 3 पाई/10। इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 3 पाई 10, 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10, इट इज 0.942। कितना आ रहा है? 0.942 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। इफ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस, अगर कॉइल जो है क्लोज लूप बना रही है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। मैक्सिमम करंट की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम करंट का मतलब अगर मुझे करंट निकालना तो मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस करना होगा। मैक्सिमम ईएमएफ ये रहा, कितना है? 0.942, नीचे रेजिस्टेंस कितना? 10, तो ये हुआ 0.0942। यही होगा ना, 0.0942 आना चाहिए, क्योंकि 1 2, हाँ सही है।
तो करंट था तो एम्पियर आ गया, ठीक है, ये वोल्ट में आ गया। तो भाई ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास जनरेटर से रिलेटेड, और ये भी जनरेटर से रिलेटेड था, ये थ्योरी थी, ये इसके न्यूमेरिकल है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये भी आप लोगों का सेम है, वही है, ये बस आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर करवा देते हमें, अरे भाई जब सारी चीज बता ही दी, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए डाला है तो इसको करो। हाँ, इसका जो बी पार्ट है वो एक बार देख लो। बी पार्ट है कि व्हाई इज चॉक कॉइल नीडेड इन यूज ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स विद एसी मेंस। ये आप लोगों को जरूर आना चाहिए कि भाई जैसे वो घरों में एक बड़ी ट्यूब लाइट होती थी, बीच में चौक लगी होती थी, है ना, वो क्यों यूज करी जाती थी? तो कि यार जो चौक कॉइल है वो क्या करती है, करंट को रिड्यूस करती है किसी एक सर्किट के अंदर, और वो जब करंट को रिड्यूस करती है ना तो पावर डिसिपेट नहीं होती है, पावर डिसिपेट नहीं होती है। अब रियोस्टेट भी करता है, रियोस्टेट करेगा, रिड्यूस करेगा करंट को, लेकिन वो डिसिपेट कर देगा भाई एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स वाई हम क्या यूज करते हैं, चौक कॉइल यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन जरूर होमवर्क करना, और बीच में जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो जब मैं कोई काम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो आप लोग जरूर यार कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है। चलो यार, तो फिर आई होप ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दो यार जिन बच्चों तक मतलब ये चैनल नहीं पहुंच रहा, जिनको यार ये लगता है कि यार हमें मोटी मोटी फीस नहीं दे सकते और फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर लेके आना, तो वो इस चैनल से लेके आ सकते हैं। तो उन बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुंचा दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।